नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल OneExam.in पर। पार्ट 1 मैनेजमेंट की क्लास का पार्ट 1 हो चुका था। उसके अंदर हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात की थी। उसके साथ साथ हमने बात की थी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, राइट। इसके साथ साथ हमने उस क्लास के अंदर लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है, उसकी भी बात की थी। कुछ डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने, और नेचर जो उसकी प्रकृति क्या है, मैनेजमेंट की नेचर क्या है, उसके बारे में हम बात किया था। और उसके वहाँ पे जाके एक सवाल हमारे सामने आया था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या एक साइंस है, यानी मैनेजमेंट को हम आर्ट माने, कला माने, या उसको विज्ञान माने, क्या माने, या दोनों ही माने हैं। तो एक सवाल उठा था हमारे सामने, तो उसको उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने सबसे पहले उसको आर्ट मान के देखा, सबसे पहले हमने उसको कला मान के देखा, और कुछ ऐसे उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट एज एन आर्ट के जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के पक्ष में कुछ दलील दी थी हमने। 3-4 पॉइंट हमने लिखे थे कि क्या, पहली बात थ्योरेटिकल नॉलेज पे, जैसे कला थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेसिस होती है, वैसे आपका मैनेजमेंट भी थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेसिस होता है। फिर हमने इसके अंदर दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन यानी एक आदमी अपनी योग्यता अनुसार, मैनेजमेंट जैसे कला में अपने आदमी योग्यता अनुसार उसकी क्रिएटिविटी को देखा जाता है, उसकी योग्यता को देखी जाती है, उसी तरह से पर्सनल आदमी से आदमी कला का चेंज होता रहता है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी इसका इफेक्ट है, यानी एक मैनेजर की कला, उसकी पर्सनल एप्लीकेशन, पर्सनैलिटी एप्लीकेशन, उसकी पर्सनल एप्लीकेशन, खुद का जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो वो खुद लगाता है मैनेजर, वो डिपेंड करता है अलग अलग आदमी के ऊपर। यानी एक मैनेजर अलग तरीके का हो सकता है, दूसरा मैनेजर अलग तरीके से, यानी हर किसी का सोचने का तरीका, करने का तरीका अलग होता है। तो बिल्कुल ये एक कलात्मक क्रिया है और आर्ट इसके अंदर है। तो हमने दूसरी जस्टिफिकेशन दिया था क्योंकि इसके अंदर क्या है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, जो कि एक आर्ट्स में होती है, कला में होती है, उसी प्रकार की इसमें मैनेजमेंट भी है। और तीसरी बात हमने बोली थी, जैसे आर्ट में क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल है, उसी प्रकार मैनेजमेंट के अंदर भी क्रिएटिविटी का उतना का उतना बड़ा रोल है। तो हमने बोला था कि ये 3 चीज़ों पर हमने वाला था बात करते हुए, हमने ये माना था कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। यानी यहाँ तक तो प्रूव हो गया था मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। ये अपनी पार्ट 1 क्लास के अंदर ये सारी बातें अपन ने की थी। पार्ट 2 के अंदर क्लास अपन ने बात करते हैं दूसरी बात, जो इस बात को आगे लेके चलते हैं और इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं कि अब दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी है, क्या मैनेजमेंट विज्ञान है, क्या विज्ञान की कुछ बिंदु, जो विज्ञान के बिंदु है, जो विज्ञान को प्रूव करती है वो चीज़ें, क्या मैनेजमेंट के अंदर वो चीज़ें है कि नहीं। अगर वो सारी चीज़ें सही होगी तो मैनेजमेंट को साइंस भी माना जाएगा। अगर ये दोनों ही चीज़ें, तो हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एज एन आर्ट और अ साइंस। यानी हम ये दोनों मानते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी, यानी कला भी है और विज्ञान भी है, राइट। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। ओके, ये क्या हो गया, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। जी आ गया, जी सर आ गया। यहाँ तक बात हमने पढ़ी थी, कला के रूप में हमने इसको जस्टिफाई किया था। अब आगे बात लेते हुए चलते हैं और हमारे सामने दूसरी बात आती है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट साइंस है, ये हम पढ़ते हुए चलते हैं और इसी को हम आगे करते हुए चलते हैं। क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट साइंस का रोल है, देखते हैं। चलो, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट क्या विज्ञान है, मैनेजमेंट, इसको देखते हुए चलते हैं। ये सारी बातें आपने 12th में पढ़ी होगी, आपने ग्रेजुएशन के टाइम भी पढ़ी होगी, और यहाँ पे भी इस चीज़ को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था एक लेक्चर के अंदर, मेरे लेक्चर के अंदर, उसमें आपने प्रिंसिपल यानी प्रबंध के सिद्धांत पढ़े थे। उसमें मैंने एक बात आपको गौर करके बताई थी, जब मैनेजमेंट की डेफिनेशन वहाँ पे बता रहा था मैं, तब मैंने बताया था मैनेजमेंट टोटली किसके ऊपर बेस्ड है। मैनेजमेंट बेस होता है किसके ऊपर, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो किसके ऊपर बेस होता है, वो होता है कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर बेस होता है, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर, कॉज एंड इफेक्ट। यानी कोई चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम, हमारे वहाँ पे भी मैंने समझाया था, अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का कॉज अगर आपको पता है, यानी उसका कारण पता है आपको, किस कारण की वजह से वो बीमारी है, और उसका क्या इफेक्ट, क्या उसके इफेक्ट होने वाला है उस पर्टिकुलर चीज़ पे, तो साइंस भी इसी प्रकार की बातें करती है। साइंस में भी इसी प्रकार के रिलेशन होते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन भी साइंस में होता है। ये बात सिर्फ मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ, आगे पॉइंट के साथ समझेंगे, तब वापस ये बात आएगी, तब आपको वहाँ पर मैं गो थ्रू करवाऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक दलील पेश करते हैं वापस,
आर्ट्स की क्या है, आप पॉइंट 3 याद रह जाएंगे आपको कि क्यों हम मैनेजमेंट को आर्ट मानते हैं। अब क्यों हम मैनेजमेंट को साइंस भी मानते हैं, 3 दलीलें आपके सामने, 3-4 दलीलें आपके सामने करता हूँ। उससे पहले कुछ साइंस की बातें समझते हैं। एक तो कॉज एंड इफेक्ट की बातें आपने समझ ली, क्योंकि वो वहाँ पर भी लगता है, मैनेजमेंट भी लगता है, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। दूसरी बात, एक आपको स्टडी होती है साइंस के अंदर, ये नाम सुना हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी, नाम सुना हुआ आपने। क्या बोला जाता है हिंदी में, क्या बोला जाता है, मानव शास्त्र। क्या बोला जाता है, मानव शास्त्र। नंबर 1, इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है सर स्टडी ऑफ सोसाइटीज में जिस तरह के लोग हैं उन लोगों की स्टडी की जाती है। इसे बोलता है, क्या बोलता है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी साइंस का हिस्सा है। एंथ्रोपोलॉजी एक तरह की साइंस है जिसको मानव शास्त्र कहते हैं, और मैनेजमेंट के अंदर भी मानव शास्त्र का उतना रोल है, यानी स्टडी ऑफ सोसाइटी वो भी करता है, क्योंकि उसको दिन रात लोगों को मैनेज करना पड़ता है, और लोगों को मैनेज करने के लिए उनकी भावनाएं, उनकी सिस्टम, उनके तौर तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, राइट। तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी जो साइंस का हिस्सा वो होगा मैनेजमेंट में। उसके अलावा दूसरी बात, इकोनॉमिक्स एक तरीके, इसमें मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज है हमारे, उस रिसोर्सेज की हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र के रूप में, इकोनॉमी के हिंदी में बोला जाता है अर्थशास्त्र। यानी इकोनॉमी का रोल है कि नहीं मैनेजमेंट, बिल्कुल है सर, इकोनॉमी का रोल तो है ही है। इकोनॉमी है तभी तो हम क्या करते हैं, जितने भी स्कैर्ड रिसोर्सेज होते हैं, जिन रिसोर्सेज का क्या लिमिटेड रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उन रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं, सही तरीके से यूज कैसे किया जाए, ऑप्टिमम मैक्सिमम यूज कैसे किया जाए, वो हम मैनेजमेंट के अंदर सीखते हैं। तो इकोनॉमी का भी रोल इसके अंदर है, बिल्कुल। एंथ्रोपोलॉजी का भी रोल है, बिल्कुल है, रोल है। तीसरी बात, फिलोसॉफी का रोल है कि नहीं इसमें, किसमें, मैनेजमेंट के अंदर फिलोसॉफी का रोल है कि नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं भाषा में, दर्शन शास्त्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र। क्या फिलोसॉफी का रोल है कि नहीं मैनेजमेंट में, बिल्कुल सर, फिलोसॉफी का रोल भी है। क्यों, क्योंकि हम लोगों की वैल्यूज और एथिक्स, वैल्यूज एंड एथिक्स के बारे में समझते हैं। हम लोगों के, जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, जिन लोगों से हम काम कर रहे थे, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपके दूसरे मैनेजर हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपके नीचे काम करने ऑपरेशनल फील्ड हो, चाहे लेबर हो, उन सब के हम वैल्यूज़ और एथिक्स का पूरा ध्यान रखते हैं। उन लोगों की हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, चाहे बोनस देना हो, चाहे उन लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखें, या उन लोगों से व्यवहार का ध्यान रखें। तो ये सब क्या है, ये फिलोसॉफी में आता है, ये दर्शन शास्त्र के अंदर आता है कि किस तरह की फिलोसॉफी आप यूज, ये कई सारी की सारी चीज़ मैनेजमेंट के अंदर आती है। यानी मैनेजमेंट में एंथ्रोपोलॉजी आ गई, इकोनॉमिक्स का ध्यान रखा जाता है, पूरा नॉलेज होना चाहिए एक मैनेजर को, एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, फिलोसॉफी का नॉलेज होना चाहिए, और किसका होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए उसको। पॉलिटिकल साइंस का मतलब हुआ आपके सामने, हिंदी में क्या बोलते हैं, राजनीतिक शास्त्र, है ना, ये बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र, यानी पॉलिटिकल साइंस का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज क्यों हो, ताकि आप क्या समझ सको, बिहेवियर समझ सको, किसी का बिहेवियर समझ सको, किसका, या तो किसी इंडिविजुअल का, या ग्रुप्स का। यानी जो अगर अच्छा मैनेजर होगा, अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा होगा, तो स्ट्राइक नहीं होगी आपके इंडस्ट्री के अंदर, आपके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो आपकी फैक्ट्री है उसके अंदर स्ट्राइक नहीं होगी, सारे एम्प्लॉय आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस में आप क्या हो, बहुत ज़्यादा गुड हो आप उसके अंदर। अगर आप मैनेजर हो और आपकी पॉलिटिकल साइंस यानी बहुत अच्छी है, राजनीतिक आपकी दृष्टिकोण आपका बहुत बढ़िया है, तो आप क्या कर सकते हो, सब चीज़ को मैनेज करते हुए चल सकते हो। तो ये सारे गुण एक मैनेजर के अंदर होने चाहिए। तो यह सब इतनी सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सारी बातें कर रहा हूँ ताकि मैं दलीलें दे सकूँ कि देखो साहब, एक मैनेजमेंट के अंदर साइंस का भी उतना का उतना रोल है जितना आर्ट्स की रोल हमने समझा था। यानी साइंस का भी रोल उतना का उतना है। क्यों, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों के उसमें क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें साइंस के रिलेटेड, यानी विज्ञान के रिलेटेड। साइंस का मतलब यही नहीं जो आप 11वीं में पढ़ते हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही साइंस नहीं होता है। साइंस का मतलब होता है वो हर चीज़ जिसमें क्या हो, जिसमें प्रूफ वाली चीज़ हो, यानी जिसके कॉज एंड इफेक्ट हो, जिसमें आपको क्या हो, एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन ऑफ लॉ हो, जिसमें एक सिस्टमेटिक तरीका हो, वो सारी चीज़ें साइंस कहलाती है, सारी चीज़ें विज्ञान कहलाती है। राइट, यानी साइंस और विज्ञान से वो नहीं कह रही थी जो आपने 11वीं में पढ़ी है। साइंस और विज्ञान का मतलब हर वो चीज़ जिसमें एक पर्टिकुलर आपके सामने रेगुलेशन हो, आपके सामने एक पर्टिकुलर लॉ ऑफ ऑपरेशन हो, जिसके कॉज एंड इफेक्ट हो, यानी इसके कारण, क्या कारण से वो हो रहे हैं और आगे क्या इस चीज़ के होने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ आपके सामने, अगर सारी चीज़ ओके है, आपके सामने पड़ी है, लिखी हुई पड़ी है, आपके सामने पता है कि इसके बाद क्या होगा, यानी आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, आप एक्सपीरियंस कर चुके हो उन चीज़ों को, वो सारी की सारी चीज़ साइंस कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। तो क्या मैनेजमेंट साइंस है? तो इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद हमें यह पता चल गया कि मैनेजमेंट तो साइंस है। अब कुछ दलीलें, इंपॉर्टेंट दलीलें वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपके सामने क्या कि एक्सप्लेन, ये क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ
सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये पॉइंट लिखा हुआ आपके सामने कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है कि नहीं। साइंस में भी यही रूल एप्लीकेबल होता है, यानी साइंस में भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्या उस पर्टिकुलर चीज़ जो टॉपिक आपके सामने उसका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तभी वो चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड में अगर उस पर्टिकुलर चीज़ का आपको सिस्टमाइज नॉलेज है तो वो चीज़ में आप क्या है वो चीज़, और उस नॉलेज को आपने लिखी हुई है, उस नॉलेज को एक्सपीरियंस किया है, उस नॉलेज पर आपने एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो विज्ञान कहलाएगा। और ये का ये मैनेजमेंट में अगर मैनेजर कोई बनेगा तो उसको एक तरीके से पूरे इस चीज़ का ज्ञान समूह जो हिंदी में इसको अगर मैं बोलूं, हिंदी में इसका शब्द है क्रमबद्ध ज्ञान समूह, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है क्रमबद्ध ज्ञान समूह। यानी आपको एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो होगा वो ही बंदा क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है सारी चीज़ें। और मैनेजमेंट का गुण हासिल करने के लिए आपको पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए, सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए। तो देखो साइंस की जब दलीलें हम देने गए तो हमने इतनी सी चीज़ें पढ़ी, सिंपल जैसे आर्ट्स की पढ़ी थी वैसे साइंस की दलीलें पढ़ रहे हैं हम कि साइंस में जैसे मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं मैनेजमेंट में एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए आपको, एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको फिलोसॉफी का नॉलेज होना चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होना चाहिए, आप एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ है तो आप गुड मैनेजर होंगे, मैनेजमेंट की क्वालिटीज होगी। और ये कि ये सारी चीज़ें साइंस के अंदर भी होती है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें क्या है, सिमिलरिटीज है। और जब सिमिलर है ये दोनों चीज़ें तो हम ये कह सकते हैं कि यस मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ साइंस, यानी मैनेजमेंट भी क्या है, साइंस है, क्योंकि इसमें भी क्या लगता है, इसमें भी ये सारी चीज़ें दलीलें पास होती है, ठीक है। और उसके साथ एक और पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा, जो अलग अलग प्रिंसिपल मैनेजमेंट, वैसे मेरे वीडियो अवेलेबल होगा, लेकिन जैसे हेनरी फेयोल ने अलग दिया है, उसके बाद अलग अलग जो इसके फादर कहलाते हैं मैनेजमेंट के, उसके भी वीडियो मेरे अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन है, यानी इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे हेनरी फेयोल की बात करूंगा तो उसने भी क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कहीं ना कहीं जाके, उसके बाद उसने 14 प्रिंसिपल दिए किसके, मैनेजमेंट के। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो लिखे गए हैं आपके सामने कि भाई एक समूह होना चाहिए, फिर जो मेरे वीडियो आप जो मैंने प्रिंसिपल मैनेजमेंट का वीडियो बनाया उसमें देखना, उसमें क्या क्या होते हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट के अंदर, कि किस तरीके से आपको मैनेजमेंट के जो प्रबंध के जो सिद्धांत है वो एकदम फिक्स है। वो सिद्धांत कैसे आए, वो कहीं ना कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद ही वो सिद्धांत आए, ऐसे बैठे बैठे तो किसी ने लिखे नहीं। तो साइंस में भी यही होता है, विज्ञान में भी होता है, कोई चीज़ का एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद ही उस चीज़ को क्या माना जाता है, उसके सिद्धांत माना जाता है, प्रिंसिपल माना जाता है। तो यहाँ पे एक दलील और दी गई कि मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, अगर कोई चीज एक्सपेरिमेंट की है, किसी चीज को एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद ही उस चीज का क्या किया है, सिद्धांत बनाए, प्रिंसिपल बनाए। तो एक सिमिलरिटी ये भी हो गई। एक आपको पता हो तो साइंस के जो रूल्स होते हैं वो हमेशा साइंस कब मानी जाएगी, किसी चीज को विज्ञान क्या माने जाएंगे, उसके प्रिंसिपल उसके सिद्धांत क्यों माने जाएंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है उसकी। क्या होती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। कहने का मतलब व्यापक वैधता, क्या यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स होती है, यानी अगर किसी चीज़ का हम ये बताएं आपको कि पर्टिकुलर, जैसे किसी ने मोटर व्हीकल बनाया या किसी ने कार बनाया, तो उसका क्या एक सिस्टम होता है कि भाई उस कार बनाने या उस जो कार बनाया है उसका फॉर्मेट एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही वो चीज़ बनी है, राइट। उस चीज़ को लिखा भी गया हो, अगर साइंस की बात करूँ तो उस चीज़ को लिखा भी गया होता है, उस चीज़ को प्रूव भी किया होता है, उस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया होता है, उसके बाद कोई थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने रखी जाती है और उस पर्टिकुलर चीज़ को दुनिया एक्सेप्ट करती है, तभी वो विज्ञान बनता है, तभी वो साइंस बनता है। बोले सिमिलर ऐसा का ऐसा मैनेजमेंट के अंदर भी है, प्रबंध के अंदर भी है, सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया गया। नंबर 1, ये जो टेक्निक्स है साइंस की, वो सारी टेक्निक्स उसके अंदर यूज़ होती है, चाहे एंथ्रोपोलॉजी को, चाहे इकोनॉमिक्स को, चाहे आपकी फिलोसॉफी को, चाहे पॉलिटिकल साइंस को, ये सारी टेक्निक उसमें यूज़ होती है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही उसके सिद्धांत बने गए हैं। उसके बाद जनरल ट्रूथ, जो असली में जो सच्चाई है, उस सच्चाई को प्रूव भी किया गया है। उसके बाद जो इसके प्रिंसिपल जो सिद्धांत है वो यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में क्या है, वैलिड है, माने जाते हैं, वैध है, और उसको यूनिवर्सल में क्या मिली है, वैधता मिली है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई साइंस मैनेजमेंट भी क्या है, साइंस भी है मैनेजमेंट। और हम इस दलीलों के साथ ये भी कह सकते हैं कि आर्ट्स को तो हमने प्रूव किया है ताकि मैनेजमेंट एक कला है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट एक विज्ञान भी है।
सर आपने इन दो चीज़ों पे इतना जोर क्यों दिया, इतना लंबा क्लास क्यों की इन दो चीज़ों पे? इसलिए की ताकि आप इस चीज़ का बेसिक कंसेप्ट समझ सके कि मैनेजमेंट के, आप चाहे कला के रूप में समझो चाहे विज्ञान के रूप में समझो, इन दोनों के रूप में मैनेजमेंट जो प्रबंध है उसकी सारी क्वालिटी आपको समझ में आ गई। यानी मैनेजमेंट जब आप कला के रूप में देखोगे तो उसकी क्वालिटी आपको याद आएगी, आप उसको विज्ञान के रूप में देखोगे तो उसकी क्वालिटी आपको याद आएगी। तो आपको हमारा असली उद्देश्य क्या है कि मैनेजमेंट, एक गुड मैनेजर, एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी क्या क्या होती है वो हमें याद रखनी है। इन फ्यूचर एग्जाम्स के हिसाब से भी और इन फ्यूचर कभी ज़िंदगी में भी आपको काम पड़े एज ए मैनेजर, तो आपको समझ में आए कि मैनेजर की क्वालिटीज़ क्या होती है और क्या क्वालिटीज़ के साथ मैनेजर को अपना रोल निभाना चाहिए, अपना काम कार्य करना चाहिए। राइट, चलो यहां तक बात हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड अ साइंस बोथ। क्या ये मैं कह दूं, क्या ये मैं बात कह दूं तो कोई गलत है क्या? क्या मैनेजमेंट क्या है? आर्ट्स भी है और साइंस भी है, कला भी और विज्ञान भी है। राइट, और इसी को प्रूव करने के लिए आपने इतनी दलीलें दी और इतनी सारी बातें करी। राइट, ओके, चले आगे। ठीक है, एक यहां पे एक और लिख लेता हूं मैं बीच में, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट बेस, इसके जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, जैसे साइंस के प्रिंसिपल सारे के सारे कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे होते हैं, यानी किसी चीज़ का कारण और उसकी इफेक्ट क्या हो उसी के बेस पे उसके सारे सिद्धांत होते हैं। उसी तरह मैनेजमेंट के भी सारे जो सिद्धांत है वो कॉज एंड इफेक्ट है। ये कारण, अगर किसी तरीके से मैनेजमेंट में कोई घटना होती है तो उसका कारण पता होता है और उसका घटना होने के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके क्या क्या परिणाम होंगे, वो सारे परिणाम भी आपको पता होते हैं। तो एक ये भी इसके दलील है कि इसलिए मैनेजमेंट को हम विज्ञान मानते हैं। चलो, जितनी बातें करें उतनी कम है, लेकिन अभी हम बात करते हैं जितनी हमें याद रखनी है। राइट, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट, शुरू करें। मोटा मोटी 3 प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं, आप सबको पता है। हायर लेवल का यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, तीसरा ऑपरेशनल लेवल, सबसे लो लेवल मैनेजमेंट हो गया जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया। राइट, 3 तरीके के होते तो मैनेजमेंट, ये आपको पता ही है। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा जगह जगह पे, देखा होगा आपने। ठीक है, ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये आपका मिडिल लेवल। ठीक है, मिडिल लेवल कह दो, मध्य स्तरीय कह दो, ठीक है, हिंदी में कह दो मध्य स्तरीय। हिंदी मीडियम में आप लोगों के लिए बीच बीच में सारे शब्द कोशिश पूरा करता हूं ताकि आपको कोई प्रकार की तकलीफ ना हो। ठीक है, जब नोट से भी आप पढ़ो तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और सबसे नीचे जिसको बोलते हैं लो कह दो या ऑपरेशनल, क्या बोलते हैं ऑपरेशनल, और दूसरा नाम भी होता है इसका, क्या होता है सुपरवाइजरी लेवल, है ना, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कह सकते हैं हम, हिंदी में कह सकते हैं पर्यवेक्षी, एक तो पर्यवेक्षी, ठीक है, और या अथवा प्रचालक। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मैनेजमेंट कह सकते हो, प्रबंध, उसके लेवल का प्रबंध। ठीक है, ओके, तो ये 3 तरीके के लेवल आपके सामने है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। याद रखने आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट 3 प्रकार के होते हैं, टॉप लेवल उच्च स्तरीय, फिर मिडिल और फिर ऑपरेशनल, जिसको दूसरा नाम क्या कहते हैं सुपरवाइजरी भी कहते हैं, हम सुपरवाइजर भी कहते हैं। नाम से पता चलता होगा आपको। टॉप लेवल है यानी सबसे ज़्यादा काम क्या होगा। अब चलो किताब की बात अपन करते हैं, उससे पहले सिर्फ कॉमन सेंस से सोचो, कितना मिनट हो गए हैं 19 मिनट। कॉमन सेंस से सोचो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होगा, जो स्तर पे, जो उच्च स्तर पे बैठे हैं उनका क्या काम होगा। सर उनका काम ये होगा कि वो क्या करे, मैनेजमेंट की ऑपरेशन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या करे, प्लानिंग करे,
प्लानिंग बनाए, स्ट्रेटेजी बनाए और उस स्ट्रेटेजी को आगे फेंके यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताए कि भैया आपको जाके ये क्या करना है, इस तरीके की जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारे प्लान चार्ट है, जो प्लान वो बनाते हैं, सारी स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं और नीचे मिडिल लेवल को बोलते हैं आपको ये काम करना है। मिडिल लेवल क्या करता है, अपने अपने डिपार्टमेंट में सारी चीज़ों को फैलाता है, जो फाइनेंस के रिलेटेड फाइनेंस को देता है, ऑपरेशन को, मार्केटिंग को, और वो जो मैनेजर के रूप में वहाँ पे भी मैनेजर बैठते हैं, जो फंक्शनल मैनेजर वहाँ बैठते हैं, वो फंक्शनल मैनेजर क्या करते हैं, नीचे ऑपरेशनल लेवल पे जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उनको निर्देशन देते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया जो प्लानिंग है, जो फ्लो चार्ट है उस पर काम करो, और निर्देशन देने के साथ साथ ऑपरेशनल और सुपरवाइजर को बोलते हैं काम भी करवाओ, उसके साथ साथ उसका सुपरवाइजर भी करो, सुपरवाइजिंग भी करो, यानी उसके ऊपर ध्यान भी रखो और हमें चाहिए रिजल्ट। तो ये टॉप लेवल क्या करता है, प्लानिंग बनाता है, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के लिए। मिडिल लेवल उसको फॉलो करता है और एक कड़ी है ऑपरेशनल और टॉप के बीच की जो कड़ी है वो कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, राइट। ऑपरेशनल लेवल क्या करता है, एक्चुअल में वो काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी वो है, राइट। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, हम एक एक चीज पढ़ते हैं इनके बारे में। बेसिक आपको पता ही ये चीजें, सब एक एक चीज अपन लेते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल की, टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें कौन लोग होते हैं, पॉइंट वाइज लिखाता जा रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज लिखाते रहो। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स यहाँ बैठते हैं, सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स यहाँ बैठते हैं, राइट। जब इसको पढ़ने का तरीका बताऊँ मैं, थोड़ी सी बोरिंग लगती है आपको, मैनेजमेंट हो चाहे मार्केटिंग हो चाहे बिजनेस स्टडीज जो हमने पढ़ी है, ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा हमने, अलग अलग सारी चीज़ें पढ़ी। इनके समय आप क्या करो, नोट्स है, जो मेरे नोट्स है उसको सामने रखिए, जो किताब है उसको साथ में सामने रखिए, उसके बाद इन वीडियोज़ को देखिए। उस किताब में सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोस्ट इन्फ्लुएंस वर्ड्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है, उन की वर्ड्स को यहाँ पे मैं वीडियो के साथ लिखता जाता हूँ, ताकि जब आप पढ़ो तब आपके सामने वर्ड्स हो तो आपको एक बार में सारी चीज़ समझ में आ जाए। और जब आपको क्विक रिवीजन करना हो, सिर्फ मेरे ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के साथ आप क्या कर सकते हो, फटाफट रिवीजन कर सकते हो, आपको पूरी बात पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स में से सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, उसके बाद यहाँ से रिवीजन करना है, इसलिए मैं सारी चीजें लिखते हुए जाता हूँ। नहीं तो मैं अपने नोट्स रख के भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नोट्स को अपने सामने रखता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, उसमें से कीवर्ड निकाल के यहाँ लिखता हूँ, ताकि आपको क्या हो, आपको जब रिवीजन करो तब आपको ये चीज मैं आपको बना के दूं और आप उसको क्या करो, क्विक रिवीजन आपका हो सके। चलो, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन बैठते हैं, मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स लोग बैठते हैं। कौन बैठते हैं, मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव, सबसे टॉप वाले लोग होते हैं। कौन होते हैं सर वो, जैसे कि एग्जांपल कौन कौन हो सकते हैं, चेयरमैन हो गया आपका, जो चेयरपर्सन हो गया वो बैठेगा, सीएफओ हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, ठीक है आपके, और सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया आपका, सीओएफ हो गया, जो चीफ ऑपरेशनल जो फाइनेंस जो आपका काम करता है वो आदमी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के लोग आपके वहां पे बैठते हैं, जो क्या करते हैं, ये इनको क्या कहता है, मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है डायरेक्टर हो गए, सब इसमें आगे, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और क्या बात होगी टॉप लेवल में, जो यहाँ पे मैनेजर्स है, जो इस लेवल के टॉप लेवल मैनेजर है, वो क्या करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल हेड्स भी होते हैं इसके अंदर। कौन थे, लेवल्स, एग्जाम्पल फाइनेंस, मार्केटिंग। एक और चीज ध्यान रखना, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर टॉप एग्जीक्यूटिव्स तो होते ही होते हैं, उनके साथ साथ जो जैसे मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन के अंदर मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है, एक उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सबसे टॉप मोस्ट मैनेजर है, जिसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, जिसको फंक्शनल मैनेजर भी कहा जाता है। वो फंक्शनल मैनेजर मैनेजमेंट पूरे मार्केटिंग का पूरा ध्यान कौन रखेगा, वो, और वो ऑर्डर डायरेक्ट अपने कहाँ से लेगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठे लोग उनसे ऑर्डर लेगा, यानी उनके प्लान के अकॉर्डिंग नीचे अपने सब ऑर्डिनेट्स को, नीचे जो उसके नीचे स्तरीय लोग हैं उनको आगे से आगे डायरेक्शन देगा, राइट। तो वो क्या करेंगे, जब ये इस तरीके से लोग मिलेंगे, जैसे धीरूभाई अंबानी और इस तरीके से लोग मिलते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, बड़े बड़े इनके डायरेक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस मीटिंग्स में होते हैं। उनके साथ साथ इन डिपार्टमेंट के एक एक जो सबसे टॉप मोस्ट आदमी है, उनको भी इसके अंदर रखा जाता है टॉप लेवल में, ताकि आखिर तो प्लान लगेगा कैसे, हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग लगेगा, तो उनका जो मोस्ट सीनियर पर्सन होता है उसको भी रखा जाता है, इसलिए उन्हें बोलते हैं फंक्शनल मैनेजर। और वो कहाँ रहते हैं, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं, जैसे कि फाइनेंस का हेड है वो वहाँ रहेगा, मार्केटिंग का हेड है वो वहाँ रहेगा, राइट। तो इस तरीके से ये लोग भी उसके अंदर होते हैं शामिल टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अच्छा, इनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनकी सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है, सबसे बड़ा इनका
जिम्मेदारी इनके ऊपर क्या होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, कि वो क्या करे, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे संगठन का वेलफेयर, उनकी अच्छी चीज़ें, वेलफेयर इन द सेंस कि उनके भविष्य को लेके हुए ग्रोथ में क्या चीज़ चाहिए उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन के, प्लस उसको सर्वाइवल, उसको कैसे हम जिंदा रखें, जिंदा के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ भी करना पड़ेगा। फिर 3 चीज़ें यहाँ पे आ गई। पहली चीज़ क्या आ गई, सर्वाइवल। दूसरी चीज़ आ गई प्रॉफिट, प्रॉफिट भी जरूरी है, लॉस में चलेगी तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी। और तीसरी बात आ गई आपकी ग्रोथ, आपको ग्रोथ भी करनी पड़ेगी। ये 3 बात फिर इनको, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और इनकी जिम्मेदारियां बन जाती है किसकी, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ठीक है, और ये क्या काम क्या करते हैं, ये करते हैं फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट मतलब ये बनाते हैं क्या, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये करते हैं फॉर्मेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये ऑर्गेनाइजेशन के, मैंने बताया, पूरी प्लानिंग करते हैं, उसके साथ साथ उद्देश्य को भी ये क्या करते हैं, बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे संगठन का उद्देश्य क्या रहेगा वो ये बनाते हैं। प्लस उसके साथ साथ क्या बनाते हैं, यस सर, इसके साथ साथ बनाते हैं स्ट्रेटेजीज बनाती है कि कैसे वो गोल को अचीव किया जाए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर देयर अचीवमेंट। यानी उन गोल्स को तो बना दिया, लेकिन उन गोल्स को अचीव कैसे किया जाए इसकी स्ट्रेटेजी भी वही बना के देते हैं। और वो अपनी मीटिंग्स के अंदर अपने वहाँ पे डिसीजन लेकर फिर आगे अपने मिडिल लेवल लोगों को, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उसको बताते हैं। राइट, तो याद रहेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीनियर मोस्ट पर्सन बैठते हैं, उसके साथ साथ इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी क्या है, फॉर द सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। और उसके साथ साथ इनका जो ये इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है गोल को पहले डिसाइड करना, उसको उस तक कैसे पहुंचा जाए, उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। राइट, अब बात करते हैं मिडिल लेवल की। किसकी बात करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन है, ये सबसे पहली बात तो इसमें लिख देता हूं, लिंक बिटवीन। ये क्या है, एक लिंक है किसमें, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है, एंड कौन है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का। ये क्या है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के बीच का लिंक है। राइट, मिडिल लेवल में डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट से बात नहीं करते, वो किससे करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर के थ्रू बात करते हैं। राइट, तो ये क्या है, सबसे बड़ी खूबी इसकी कि ये दोनों लिंक है। फिर क्या है, ये सबऑर्डिनेट तो है किसके, सबऑर्डिनेट्स टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट है। एंड ये क्या है, सुपीरियर है, किसके सुपीरियर है, सुपीरियर टू फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कह दो या ऑपरेशनल मैनेजर्स कह दो। ये कौन से वाले, ये इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, टॉप और ऑपरेशनल के बीच में क्या है, एक लिंक है, लिंक का काम करते हैं। दूसरी बात, वो टॉप के तो सबऑर्डिनेटेड, टॉप के तो जस्ट नीचे है, लेकिन सुपरी जो नीचे फर्स्ट लाइन जो फ्रंट लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है मैनेजर, उनके क्या है, सुपीरियर है, उनके क्या है, बॉस है। राइट, ठीक है, ये तो बात हमें पता है सर, क्योंकि ये बीच में आ रहे हैं तो ये सब होंगे। यहाँ कौन बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं डिविजनल हेड्स बैठते हैं। कौन बैठते हैं, डिविजनल हेड। जैसे मैंने फाइनेंस की बात करी तो फाइनेंस का फंक्शनल हेड कौन बैठेगा, ऊपर बैठेगा, लेकिन उसके डिविजनल, फाइनेंस में भी अकाउंटिंग है, फाइनेंस में भी पैसा लेने वाली बातें हैं, पैसा देने वाली बातें, यानी सोर्स ऑफ फंड है, फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड है ना, पैसा आएगा कहाँ से, देना कहाँ पे है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस के अंदर भी लोन सेक्शन अलग होगा, उसका अकाउंटिंग सेक्शन अलग होगा, कैश सेक्शन अलग होगा, इस तरीके से। तो ये क्या है, डिविजनल हेड है। ये यहाँ कौन बैठते हैं, मिडिल लेवल में डिविजनल हेड बैठते हैं। और कौन से, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, जो क्या करता है, एक्चुअल में काम करवाता है, एक्चुअल में काम कराता है। ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे प्रोडक्शन, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन करेगा उसका प्रोडक्शन का मैनेजर कौन होगा, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा। लेकिन इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का जो हेड है, जो फंक्शनल हेड है, वो हेड कहाँ बैठेगा, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठेगा, वो इसको डायरेक्शन देगा। ये नीचे जो काम कर रहे हैं वहां पे फंक्शन में, उनको डायरेक्शन देगा। राइट, आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल कह दिया प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजर्स। ये क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज डेवलप्ड किसने की थी सर, डेवलप बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट।
कहने का मतलब इनकी क्या जिम्मेदारी होती है, इनकी जिम्मेदारी ये है ऊपर से आदेश लो नीचे पारित करो। यानी ऊपर जो लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव बनाए, जो प्लान बनाए, जो स्ट्रेटेजी बनाए उसको लो, और नीचे जो आपके नीचे ऑपरेशनल है, सुपरवाइजर है, उनको प्लान और स्ट्रेटेजी दो, उसके साथ साथ उनको इंप्लीमेंट करवाओ, उसके साथ साथ उस पर कंट्रोलिंग पे करो, उसके ऊपर ध्यान भी रखो, राइट। ये काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसका मेन काम क्या है, मेन टास्क क्या है इसका, मेन टास्क इसका यह है कि कैरी आउट, याद रखना इसको, कैरी आउट द प्लान्स, जो प्लान्स फॉर्मुलेटेड है, ऊपर जो फॉर्मुलेट किए थे प्लान, ये क्या हो गया, जो ऊपर प्लान फॉर्मुलेटेड किए हैं बाय टॉप लेवल मैनेजर। कहने का मतलब मेन टास्क इसका क्या है, मेन टास्क है मिडिल लेवल का कुछ नहीं है, सिर्फ आदेश लो और आदेश करो। जो प्लान वो कहते हैं उसको फॉर्मुलेट करो, उसको इंप्लीमेंट करो, उसको कंट्रोल करो, नीचे दो और उसके ऊपर कंट्रोल करो, राइट, ठीक है। और एक और बात याद रखना, यहाँ पे एक और बात लिखता हूं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर ऑल द एक्टिविटीज, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। जो नीचे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनकी जो भी हरकतें हैं, जो भी एक्टिविटी है, उस सब का रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, बरोबर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, लॉस में चल रहा है या किसी प्रकार की कुछ भी होगा, उस सारे के सारी चीज़ों का रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसका क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। और वो ही क्या कहलाएगा, वो ही इन चीज़ों का भुगतान करेगा, वो ही चीज़ का, जो भी गालियाँ सुनेगा, जो भी डांटे सुनेगा, वो कौन सुनेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट नीचे तो जाने से रहा उनको डांटने के लिए कि कोई वर्कर सो रहा है तो उसको तो कुछ नहीं बोलेगा, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बुलाएगा, उसको मचकाएगा, उसको डांटेगा, वो जाके आगे जो भी काम करेगा वो उसका मतलब है, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चले आगे, ठीक है, आगे चलते हैं, ओके। अब बात करते हैं ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल कह दो या सुपरवाइजरी लेवल कह दो, मैनेजमेंट, ठीक है। इसकी बात करते हैं। देखो जब आप नोट्स पढ़ोगे ना, उन नोट्स के बाद जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे ना, इतनी ये 1 2 3 4 5 कितनी 6 लाइनें हैं, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा उस चीज़ को वापस रिव्यू करना, है ना। तो एक बार आप नोट्स पढ़ना, उसके साथ साथ ये लाइन, ये मेरे वीडियो है, इसको देखना, तो आपको चीज़ों को समझने के लिए आसान हो जाएगा। इसको लर्निंग का एक टेक्निक कहते हैं, लर्निंग की एक तरीका कहते हैं। जैसे लर्निंग जब पढ़ाया जाता है ना, जब आप टीचिंग, एक रिसर्च होता है, एक बहुत टॉपिक है जो नेट में पढ़ाया जाता है, उसके अंदर क्या कहा जाता है, उसके अंदर कहा जाता है कि भाई आप किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक्स भी अलग है। अपने पास समय है ना, चलो 2 मिनट की बात कर लेते हैं बीच में। तो बच्चों को पढ़ाने का टेक्निक्स होते हैं। एक तो टेक्निक्स होता है जब मैं बोलूँगा तुम सिर्फ सुनोगे और तुम अपने तरीके से काम करोगे, ठीक है। तो वो हो गया टीचर सेंट्रिक हो गया, यानी टीचर यहाँ पे सेंटर पॉइंट कौन होगा, मैं हो गया। आप सिर्फ सुनोगे, आप मैंने जो कह दिया वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा है, पत्थर की लाइन है, आप उसको हटा नहीं सकते। एक दूसरा तरीका होता है जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, तीसरी दूसरी 5वीं तक रटाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तरीका होता है स्टूडेंट सेंट्रिक, ठीक है, चाहे इसको लर्नर सेंट्रिक भी बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि भाई आपके अंदर खुद के अंदर एक डेवलपमेंट क्रिएट करे, आपके खुद के अंदर सोचने की शक्ति क्रिएट किया जाए, जो कि तीसरी चौथी क्लास के बाद स्टार्ट हो जाता है। यानी आपको जैसे प्रोजेक्ट दे दिया आपको काम करने के लिए घर पे, या आपको किसी अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐसे लिखने के लिए दे दिया, इस तरह बचपन में हमने लिखा हो ना, घर से ऐसे लिख के आओ, गाय पर, गाय के 4 पैर है, 2 सींग है, 1 मुंह है, इस तरीके से 1 पूंछ है। तो ये किस लिए होता था, ये इसलिए होता है, इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं, ताकि आप खुद सोचना स्टार्ट करो और लिखना स्टार्ट करो, राइट। इसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक। इसी के अंदर एक एडवांस वर्जन आता है समझाने का। उसमें ये होता है कि टीचर क्या करता है, टीचर सिर्फ आपको गाइड करता है, जो कि हम कर रहे हैं आपको, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में हम आपको कर रहे हैं, राइट। हम आपको रटा नहीं रहे, हम आपको किसी तरीके से ये नहीं कर रहे। उसी टेक्निक पर मैं चलता हूँ, उसी टेक्निक पर मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सोचने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक प्रेरित कर रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, राइट। ना आपको मैं घर पे कोई काम दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके साथ आपको नोट्स दे दिए पढ़ने के लिए। अब आप क्या करो, वो नोट्स पढ़ो, जब चीज़ें समझ रहे हो मेरे साथ साथ, राइट। आप सिर्फ गाइडेंस ले रहे हो, बाकी सोचना आपको है। उसके साथ ये काम भी आपका है जो मैं ये कर रहा हूँ, कौन से, जैसे ये नोट्स बनाने वाला काम, ये काम भी किसका है, आपका है। लेकिन ये मैं कर रहा हूँ किस लिए, ताकि आपको एक हेल्प मिल सके कि नोट्स बनाने का तरीका। क्योंकि क्या होता है, यहीं पे बच्चा पिछड़ जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, या कहीं पे भी, चाहे किसी भी नेट में हो, कहीं पे भी वो यहाँ पे पिछड़ जाता है। किस लिए कि वो नोट्स बनाने की उसकी जो काबिलियत होती है, जो क्वालिटी होती है, वो उसके अंदर नहीं होती, या उसको लास्ट टाइम पे क्या याद करना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, वो नहीं कर पाता। तो आपको ये मैं बता सकता हूँ, जो मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे बिजनेस मार्केटिंग हो, इसको लेके, या HR ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके लिए जो आप निश्चिंत रहिए।
मैं आपको नोट्स यहाँ पे बनाते हुए चलूंगा, ये हैंड रिटन नोट्स है अपने, इसी तरीके से मैं एक एक पॉइंट निकालता रहूँगा कीवर्ड, ताकि वो कीवर्ड देखो और आपको क्लिक हो जाए। जैसे कोई पूछ ले, आपको सवाल आ जाए कि मैनेजमेंट इज अ साइंस या मैनेजमेंट इज अ आर्ट, तो आपके दिमाग में फट क्रिएट आ जाएगा, वो 3 पॉइंट याद रखने हैं, 4 पॉइंट यहाँ याद रखने हैं, बस ये वाली बात है। ठीक है, तो एक ये अवेलेबल। चलो अब चलते आगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मैनेजमेंट को पार्ट में बांट दिया मैंने, पार्ट 1 कर दिया था, पार्ट 2 आज की क्लास है, और प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन आगे और मैं बताऊंगा। चलो, ऑपरेशनल जो सबसे नीचे है, ठीक है, परिवेक्ष्य जिसको प्रचालक मैंने आगे बता दिया हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, इनका क्या है, इनका काम, देयर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी और इनके पास जो पावर है उसकी भी बात करते हैं। उनके पास अथॉरिटी क्या है, इज लिमिटेड। पहली बात तो इनकी अथॉरिटी और पावर क्या है, लिमिटेड, यानी जिम्मेदारी भी कम है। देखो, जितनी ज़्यादा अथॉरिटी, जितनी ज़्यादा पावर आपके पास, उतनी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी। एक कलेक्टर के पास दुनिया भर का पावर होता है, लेकिन उसके पास उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, जिम्मेदारी अभी होती है, राइट। तो अथॉरिटी, जिसकी अथॉरिटी कम हो जाएगी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, कम होती है, लिमिटेड होती है, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स drawn by top level management। इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, उतनी होती है जितनी टॉप लेवल मैनेजमेंट में प्लान में लिखी हुई होती है कि ऑपरेशनल वालों को इतना काम करना है, सुपरवाइजर को ये काम करना है, राइट। तो जितना प्लान में जितनी लिखी हुई है उतनी इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे बाहर ये दायरे से बाहर नहीं जा सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, इनका इंपॉर्टेंट रोल है। पहली बात तो याद रखना, इनका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, बिकॉज दे इंटरेक्ट, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, दे इंटरेक्ट विथ द एक्चुअल वर्कफोर्स, बताया था मैंने, वर्कफोर्स, एंड पास एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द middle level management's instructions of the middle level management to the workers। देखना, समझना मेरी बात। पहली बात तो इनका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट। इनका रोल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों रोल है, क्योंकि आखिर कड़ी ये है, और आखिर कड़ी यानी असली में काम तो यही करते हैं, बाकी सारे तो क्या स्ट्रेटेजी और प्लान करते हैं। अगर उनकी स्ट्रेटेजी और प्लान को सही धरातल पे कोई काम करता है तो वो कौन होता है, ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो मिडिल लेवल ने, क्योंकि टॉप लेवल तो किसी को मतलब ही नहीं, मिडिल लेवल ने इनको जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो प्लान दिया है, जो कार्रवाई करने के लिए काम दिया है, उन काम को वर्क फोर्स से आखिर काम तो यही करवाता है। और वर्क फोर्स से सीधा इंट्रैक्शन कौन करता है, ये टॉप ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजर आदमी करता है। ठीक है, तो इनके हाथ में होता है काम को कितना एफिशिएंटली और कितना प्रभावी तरीके से ये काम को करवाए, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, सबसे लास्ट कड़ी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये आप याद रखने का, ऑपरेशनल लेवल और मिडिल लेवल, ये 3 लेवल पूरे हो गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, राइट। अब हमारे सामने एक टॉपिक आता है, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन, मैनेजमेंट के कार्य, मैनेजमेंट का काम, राइट। मैनेजमेंट के मुख्यतः 5 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं, 5, ध्यान रखिएगा। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और 5वां है कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, नियोजन, ये संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, ये स्टाफिंग यानी कर्मचारी नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग यानी आप किसी को निर्देश देने, निर्देशन, और कंट्रोलिंग यानी किसी के ऊपर नियंत्रण करना। मुख्यतः ये 5 काम है जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी बताया था, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपकी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 काम है मैनेजमेंट के। और इन्हीं काम पे ऊपर जब भी, जैसे मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग अगर मैनेजमेंट पीछे लग गया तो मार्केटिंग तो जो कार्य है वो तो कार्य है, उसके बाद मार्केटिंग उन कार्यों को मैनेज करना किन तरीके से, इन 5 तरीके से, उनकी प्लानिंग सही ढंग से करनी, उनको ऑर्गेनाइज संगठित करना उनके रिसोर्सेज को, उसके बाद स्टाफिंग जो कर्मचारी नियुक्तिकरण है वो भी इसके अंदर है, फिर इसकी क्या करना, आपको डायरेक्ट निर्देशन आपको किस तरीके से देने और उसका ऊपर कंट्रोल किस तरीके से रखना, ये 5 काम है जो क्या है फंक्शन।
आगे वाला पार्ट 3 और पार्ट 4 अपने जो भी आएंगे मैनेजमेंट के, वो इन 5 फंक्शन के ऊपर एक एक को अपन एलोबरेट करेंगे, यानी प्लानिंग क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और क्या इसका प्रोसेस है, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, फिर स्टाफिंग पढ़ेंगे, फिर डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, फिर कंट्रोलिंग पढ़ेंगे, राइट। तो ये 5 इन फंक्शनों को हम और ज़्यादा एलोबरेट करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जरूर बताएगा कैसा लगा वीडियो, जरूर बताएगा आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बात आप तक पहुंच रही है, आपके दिमाग तक, दिमाग और जहन तक वो बात समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।